जल्दी जल्दी बोलें। प्रोडक्ट ऑफ mass and it's the product of mass and velocity. ओके, उस हिसाब से इसके बारे में क्या कहूं? प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration. ओके, यहां पे आपने मास को किससे मल्टीप्लाई करना होता है जी? मोमेंटम के केस में मास को किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप? वेलोसिटी से। और फोर्स के केस में मास को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? एक्सेलरेशन से। तो ये बनता है मोमेंटम। वैसे मोमेंटम का सिंबल क्या था? P, और फोर्स का सिंबल क्या है? F है। ये भी इसका जो ये V है वो कौन है? वेक्टर। तो फिर ये क्वांटिटी भी क्या हुई? इसका जो A है वो क्या है? तो फिर ये फोर्स क्या हुआ? ये भी वेक्टर। यूनिट्स इसकी क्या है? kg ms माइनस, इसकी क्या यूनिट्स है? kg ms माइनस 2। लेकिन इसमें एक और मसला भी है। क्या? हमने इसके इधर कोई साइंसदान भी इन्वॉल्व है। कौन सा वाला? न्यूटन। उसको हमने यहाँ पे न्यूटन शूटन भी अरेंज किया हुआ है। ओके जी, अब क्या करूं? मुसीबत हमें ये है कि हमने क्या समझना है। मुझे लगता है हमने जनाब साहब क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड, तो एक काम करें, मोमेंटम खुद से क्या है पता है, फोर्स खुद से क्या है पता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम? सवाल लिखे जी। What is the relationship between force and momentum? वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा? फोर्स से बात स्टार्ट करता हूं। फोर्स इज इक्वल टू क्या भाई? m इंटू ए। फिर a के साथ क्या लिखूं? या v माइनस यू ओवर टी, या फिर क्या? डेल्टा v ओवर टी। तो क्या हो जाएगा ये? m इंटू डेल्टा वी ओवर टी। ये m इंटू डेल्टा वी, एम वी क्या होता है वैसे? एक काम करें, डेल्टा एक चेंज को कहते हैं ना। क्या मैं m को v से मल्टीप्लाई करके डेल्टा पीछे कर दूं? वैसे ये भी एक मैथ्स होती है, हो सकता है ऐसे। डेल्टा वेरिएबल नहीं है, लेकिन डेल्टा एक निशान है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, तो मैथ से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मैथ्स को अंदर ले जाएं, डेल्टा को बाहर ला दें। मुझे वैसे प्रॉब्लम नहीं है इससे। मैं अगर कहूँ डेल्टा एम वी ओवर टी, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? वैसे एम डेल्टा वी है या डेल्टा एम वी है, जो भी है भाई, है क्या ये? मतलब या एम चेंज हो रहा है या वी चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं या कोई तो चेंज हो रहा होगा। ठीक है जी, खैर जो भी चेंज हो रहा होगा, एम के चेंज होने से, वी के चेंज होने से, या दोनों में से। नहीं, डेल्टा एम नहीं लिखता अभी, इधर ही लिखूंगा। एम को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी से तो क्या बनता है? मोमेंटम। एम को मल्टीप्लाई करूं चेंज इन वेलोसिटी तो क्या बनेगा? चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे डेल्टा एम वी लिखने की जरूरत, ये एम डेल्टा वी ही काफी है क्या बताने के लिए कि भाई अगर मैं एम वी होता तो मैं मोमेंटम होता, मैं एम डेल्टा वी हूं तो मैं क्या हूं? मैं चेंज इन मोमेंटम हूं। तो मैं डायरेक्टली इधर क्या कर रहा हूं? डेल्टा पी ओवर क्या? ओवर टी। हेलो जी। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज उसको चाहिए कि हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? सो आई बिलीव कि फोर्स का क्या फॉर्मूला बनता है। अगर आप यूं जाते हैं तो ये बताएं। वैसे एक और काम भी है मेरे पास, मैं यूं जाता हूं, जरा सब्र करें। ए की जगह लिखता हूं v माइनस यू ओवर टी। अब बताएं क्या होगा? एम वी माइनस एम यू ओवर टी। व्हाट इज एम वी? मोमेंटम। कौन से वाला? फाइनल। व्हाट इज एम यू? मोमेंटम। कौन से वाला? इनिशियल। ओवर क्या? ओवर टी। इज इक्वल टू क्या? डेल्टा पी ओवर टी। लो जी, आप इस तरह से प्लेस करते तब भी आप डेल्टा पी ओवर टी पे जाते हैं, आप इस तरह से प्लेस कर रहे हैं तब भी आप किधर जा रहे हैं? डेल्टा पी ओवर टी पर ही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमने लास्ट किसी लेक्चर में जब हम वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, वो सेकेंड लॉ कर रहे थे, तो वहाँ भी हमने किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है हमने। क्योंकि हमने कहा था हमें भाई फोर्स डिफाइन करनी पड़ेगी। फोर्स कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी? अकॉर्डिंग टू दिस ऑल दिस कॉन्सेप्ट हमें फोर्स डिफाइन करनी पड़ेगी कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट?
the rate of change of momentum. अब आप इसको फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहें, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहें, या फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहें, आपकी मर्जी जनाब साहब. इज इक्वल टू कह दें, इज डिफाइंड एज कह दें, ये ना भी कहें, सीधा सीधा कहें फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए. हाँ हाँ, असल में देखें, आप अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करेंगी तो उसकी इनिशियल स्टेटमेंट क्या है? इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, is applied on an object, then what? Then an acceleration is produced in the object, which is directly proportional to क्या? The force applied and inversely proportional to क्या? The mass of the object. ठीक है, तो वहां से हम क्या निकालते हैं? A is proportional to F net over M, या A is equals to F net over M, या F net is equals to M into A. तो उसी को आगे घसीटते जाएं फिर. मतलब उन्हीं लफ्जों में से A और F की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी, A और M की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थी, F इज इक्वल टू एम ए निकला था, या F नेट इज इक्वल टू एम ए निकला था, उसी F नेट इज इक्वल टू एम ए में से ये निकला है, तो ये वही है ना. तो कहना चाहती हैं कि सर अगर पेपर में आए डिफाइन सेकंड लॉ, तो मैं क्या लिखूं? तो भी यही लिख दें भाई. आप चाहें तो वो जुमला लिख दें जो उसका वो है कि इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पता नहीं दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. इतनी लंबी कहानी लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी. बीच में से पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचना चाहते हैं? यहां पहुंचना चाहते हैं कि सर जी नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, आपकी मर्जी. मुझसे मशवरा मांगेंगे तो मेरा मशवरा क्या है? ए लेवल में जो सबसे एंड लेवल की बात होती है वो सबसे मेच्योर बात होती है और सबसे बेहतरीन बात होती है. तो क्या लिखना चाहिए हमें? कुछ उठा लीजिए नीचे से. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाली बात नेट फोर्स की डेफिनेशन के लिए भी लिखनी चाहिए, सेकेंड लॉ के लिए भी लिखनी चाहिए. क्या कि नेट फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, और इसके ऊपर मैं बहस बहुत लंबे अरसा पहले भी कर चुका हूं. बहरहाल यहां से आगे अभी मैं मजीद थोड़ी सी बात आपसे क्या करना चाहता हूं. अगर मैं कहूं एक तरफ तो आपसे कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम. ओके, मुझे बात बताइए रेट ऑफ चेंज का लफ्ज और कहां था? स्पीड इज डिफाइंड एज द क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Force is defined as the rate of change of momentum. अच्छा, अब ये जो थियोरेटिकल बातें हैं, क्या इनका कोई न्यूमेरिकल या ग्राफिकल अप्रोच नहीं होता? होता है ना. ग्राफिकल अप्रोच कैसा होता है? इस कॉन्सेप्ट को मैं ग्राफिकली कैसे अप्रोच करूं कि सर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? स्पीड होगी. डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? ये मोमेंटम टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? लो जी, किसी को मसला इस बात से? तो अब अगर मैं कहूं कि मुझे यहां से आगे क्या बात करनी है, मुझे यहां से आगे रिलेशन तो समझ आ गया, अंग्रेजी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, और इसी रेट ऑफ चेंज को एक बात गौर से सुनिए, वैसे क्या मैं इधर ही लिख सकता हूं कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज की जगह लिखूं ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ है जी? जैसे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था ना, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया. वो एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था ना, तो ग्राफ में जाके जुमला क्या हो गया? ग्राफ में जाकर ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये वैसे मैथ्स वालों को ज़्यादा अच्छे से सीखनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी बात, कि जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स में क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द, वैसे ये ग्रेडियंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये क्या होता है? ये प्योर मैथ्स है, इसमें प्योर मैथ्स में इसको प्योर ग्रेडियंट कहते हैं. डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस. तो ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर, एंड इफ वन क्वांटिटी इज मोमेंटम एंड इफ इट इज ऑन द y axis and the other quantity is time, it is on the x axis, then the rate of change of momentum with respect to time का मतलब ये होगा कि ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम और टाइम वाला ग्राफ. तो क्या मैं यहां पर एक और जुमला लिखवाना चाहता हूं जनाब साहब? क्या
फोर्स इज द, फिर दोबारा वही इक्वल टू लिखें या डिफाइंड एज लिखें, एक काम करता हूं, मुझे लगता है मुझे ऊपर लिखना चाहिए फोर्स इज डिफाइंड एज, और यहां में फोर्स इज इक्वल टू, बात एक ही है वैसे, जो मर्जी लिख दें, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ, आपको पता है ग्राफ के बगैर तो फिजिक्स चलती नहीं है, आपने काइनेमेटिक्स देखा है, आपने देखा है कि हर जगह वो ग्राफ्स को तो इन्वॉल्व करता ही करता है। फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो हाथ खड़ा कर देना चाहिए उसको, एनीवन। इसको अगर आप ग्राफ में देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए जी, ग्राफ में कैसे देखेंगे सर जी, देयर इज दिस, एक्स एक्सिस पे क्या होगा टाइम इन सेकेंड्स, वाई एक्सिस पे क्या होगा पी फॉर मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट्स क्या होंगी के जी एम एस माइनस 1, और ग्राफ का पैटर्न जो भी हुआ, ग्राफ का पैटर्न, बस मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया हुआ है, एक वाई बनाया हुआ है, एक्स पे क्या है टाइम स्लैश एस, वाई पे क्या है पी मोमेंटम स्लैश के जी एम एस माइनस 1। तो अब इस ग्राफ को क्या करूं सर जी, इस ग्राफ पे जो भी ग्रेडियंट की कहानी होगी, ग्रेडियंट होगा क्या सर, वैसे तो ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन, या फिर वो होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई पे क्या है मोमेंटम है, तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स पे क्या है टाइम है, तो टी, व्हाट इज इट, इट इज फोर्स। हेलो जी, यहां तक किसी को परेशानी है? ऊंचा भी कहें, थोड़ा सा ऊंचा भी, हाँ रिलेट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइट का क्या ड्रामा है, रोज़ाना आधे आधे घंटे बाद कितनी दफ़ा जाती है? चलो अल्लाह खैर करेगा। क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, किसी को मसला इस बात से? एनीवन? ओके, यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते हैं जी। यहाँ से अब थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे तो यू नो व्हाट, आपने लिखा है F इज इक्वल टू क्या डेल्टा P ओवर T। मैं एक और काम भी चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ जी मैंने टाइम को यहाँ से वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट इज दिस ना, F इंटू टी इज इक्वल टू क्या डेल्टा P। अच्छा, अब इसका मतलब ये एक नई इक्वेशन है भाई, क्या है इसको क्या बोलते हैं? दरम्यान में जगह छोड़िएगा जरा बच्चों, दरम्यान में जगह छोड़िएगा प्लीज। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। उधर आ गया डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, इधर आ गया एफ इंटू टी मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। यू नो व्हाट, दिस इज नोन एज क्या, दिस चेंज इन मोमेंटम और द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज ऑल्सो नोन एज, this is also known as क्या जनाब साहब? इम्पल्स। एलो जी, एक नई क्वांटिटी भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स। क्या बोलते हैं जनाब साहब इसको? इम्पल्स भी बोलते हैं। और ये जो इम्पल्स का लफ्ज है ना, पता है ये कहाँ यूज होता है? इम्पल्स, इम्पैक्ट, किधर? जब दो चीजों का आपस में इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब कोलिजन होता है। तो आई बिलीव ये जो टर्म है इम्पल्स वाली, ये कब इस्तेमाल होती है? ये तब इस्तेमाल होती है जब कोई एक आधा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इम्पैक्ट करता है, और वह इम्पैक्ट की आसान अंग्रेजी क्या है? कोलिजन है। इम्पल्स तो क्वांटिटी का नाम है ना। ये क्वांटिटी इस्तेमाल कब करूंगा या किन सवालों में ये क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी? जब एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कर रहा होगा? टक्कर मार रहा होगा, कोलाइड कर रहा होगा, इम्पैक्ट हो रहा होगा। जिस लम्हे पर इम्पैक्ट होगा उस इम्पैक्ट के दौरान क्या जनरेट होगा? इम्पल्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा जी? अब खैर जो भी होगा, इम्पल्स जनरेट होगा तो उसका फायदा, उसका मकसद क्या होगा? सर जी मोमेंटम चेंज होगा। ये इम्पल्स जनरेट होगा कैसे? सर फोर्स अप्लाई होगी फॉर सम टाइम। फोर्स जितनी देर के लिए अप्लाई होगी
उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इम्पल्स की सिचुएशन आएगी। इम्पल्स मतलब जो इम्पैक्ट है, असल में ना इम्पैक्ट के दौरान दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, कितनी देर के लिए इम्पैक्ट हो रहा है। तो देर ऑफ इम्पैक्ट और फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करके उन्होंने क्या बना लिया, क्योंकि वो कहते हैं सर ये नुकसान ज्यादा कब होता है, जितनी ज्यादा देर के लिए क्या होगा, फोर्स लगेगी, और जितनी ज्यादा देर के लिए इम्पैक्ट होगा, इम्पल्स उतना ज्यादा होगा और गाड़ी का नुकसान भी उतना। खैर बहरहाल मैं इसमें ज्यादा मजीद जाना नहीं चाहता हूं, मैं एक जुमला लेकर काम थोड़ा सा वाइंड अप करूंगा कि इम्पल्स वाली ये वाली जो टर्म है, एक काम कीजिए, एक नोट लिखिए जी, दिस टर्म टर्म मतलब क्वांटिटी, दिस टर्म इज मेनली यूज्ड ड्यूरिंग इम्पैक्ट collision of क्या, of two objects। हेलो जी, दिस टर्म इज मेनली यूज्ड कब जनाब साहब, ड्यूरिंग इम्पैक्ट और कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। टर्म का नाम क्या है, हम एक नई टर्म निकाल ली है, इम्पल्स एक नई टर्म निकाल दी है। एंड यू नो व्हाट इज दिस इम्पल्स, इम्पल्स की पहली डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब जस्ट द चेंज इन मोमेंटम, जस्ट द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी, जी पुत्र। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, या जस्ट क्या, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी लिखें, लिखें बल्कि डिफाइन करें। सवाल लिखिए डिफाइन इम्पल्स, डिफाइन इम्पल्स। बल्कि मैं काम करूंगा, मैं दोनों जुमले एफ इंटू टी को और चेंज मोमेंटम को दोनों को एंगेज करूंगा अभी जी। इसी के नीचे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। क्या लिखना है जी, डिफाइन क्या, डिफाइन इम्पल्स। देखिए जी, इट इज डिफाइंड एज क्या, पहली डेफिनेशन क्या लिखूं, डिफाइंड एज क्या, प्रोडक्ट ऑफ, डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या, फोर्स अप्लाइड एंड क्या, एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्स अप्लाइड एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, ड्यूरिंग व्हाट जनाब साहब, एनी कोलिजन। क्या लिखा हमने, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एनी कोलिजन, दैट इज इक्वल टू, बस एक जवाब दे दीजिए, क्या बोलूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या जस्ट चेंज ऑफ मोमेंटम, जस्ट चेंज, क्यों जस्ट चेंज, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो फोर्स की डेफिनेशन है, टाइम तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर चुका हूं, तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा, मुझे जस्ट क्या लगा जी, दैट इज इक्वल टू क्या, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, that is equal to the change in momentum of any object, that is equal to the change in momentum of any object during the collision, any object during the collision, any object during the collision। so बेटा जी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो रहा होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो याद रखिएगा, दोनों मतलब एक ने दूसरे को टक्कर मारी, अगर मैं इस पे न्यूटन का थर्ड लॉ ले आऊं, कौन सा ले आऊं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, इफ ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, और दोनों क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। और अच्छा, तो अब होगा क्या, अगर मैं इस बात को अप्लाई करूं किसके ऊपर, अगर मैंने इस बात को अप्लाई किया बच्चों जी किसी भी कोलिजन की सिचुएशन के ऊपर, तो जरा देखिएगा प्लीज क्या होता है क्या नहीं होता। इससे पहले कि मैं उसको कोलिजन की सिचुएशन पे अप्लाई करूं, मुझे एक बात बताएं,
यहां इंपल्स की यूनिट्स क्या निकालेंगे आप? फोर्स इनटू टाइम वाले फॉर्मूले को देखें, उस फॉर्मूले से क्या यूनिट्स निकलती हैं? फोर्स इनटू टाइम से जी, न्यूटन सेकेंड। क्या? न्यूटन सेकेंड। या फिर क्या निकलता है? चेंज इन मोमेंटम से क्या निकलेगा? kg/(-1). या न्यूटन सेकेंड निकालिए, या नहीं, नीचे मत लिखिएगा प्लीज, फॉर्मूले के सामने जाएं, जहां भी लिखा फॉर्मूला, यहां लिखा हुआ है, एक तो यहां लिखा हुआ है और एक यहां लिखा हुआ है, वहां जाके कहीं लिखें जी सामने कि F/t, बल्कि जहां इंपल्स लिखा ना वहां, आई थिंक ये यहाँ जी, यहाँ पे इसके सामने लिखें। यहाँ से एक तरफ फोर्स इनटू टाइम न्यूटन सेकेंड निकलता है और दूसरी तरफ चेंज इन मोमेंटम kg/(-1) निकलता है। अब मुझे लगता है मैं ना यहाँ से आगे अभी कोलिजन्स की कहानी पे जाने लगा हूँ, और मैं कोलिजन की कहानी पे जाने से पहले आपको क्या करना चाहता हूँ बेटा जी, आपको एक वर्कशीट देना चाहता हूँ। जनाब साहब, ये जब तक बिजली नहीं आती तब तक क्या करेंगे, दो बच्चे एक एक शीट को शेयर करेंगे जनाब, ताकि पीछे सब तक पहुँच सके भाई। बच्चों, दो बच्चे एक एक शीट को शेयर करें। प्रिंट नहीं हुई बेटा जी, थोड़ी सी और आगे कर दें आप इनके साथ सारे, अब इधर डिस्कस कर लें जरा। चलो जी, फिर भी पता नहीं पूरी होंगी कि नहीं होंगी। असद, सारी आगे दे दें, अपनी वाली भी आगे दे दें, आप उनसे शेयर कर लें। बल्कि एक काम करते हैं भाई, मैं इसके सवालों में से किसी सवाल पे जा ही नहीं रहा, या आप ऐसा होमवर्क करिएगा, थोड़ी देर में आपको शीट का प्रिंट मिल जाएगा। मैं अपना टॉपिक थोड़ा सा आगे कवर कर लेता हूँ। मुझे एक बात बताया, मैंने आखिरी बात क्या लिखवाई अभी आपको? इंपल्स की डेफिनेशन लिखवा दी। क्या बोला मैंने इंपल्स के साथ? प्रोडक्ट ऑफ क्या? फोर्स अप्लाइड एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज इक्वल टू क्या? इधर सुने यार, दैट इज इक्वल टू क्या? चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, ऑफ क्या? चेंज इन मोमेंटम ऑफ क्या? ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिसका भी, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। कितने ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन होता है? दो ऑब्जेक्ट्स का, एक ए होता है और एक, लगता है ऐसे कि जैसे ए वाले ने क्या किया, बी को मारा है, लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या होता है, बी वाले ने भी ए को मारा होता है। दोनों की एक दूसरे पर फोर्स क्या होती है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है और ऑपोजिट इन, तो दोनों के लिए एफ होता है कि नहीं होता? एफ ऑफ ए ऑन बी भी होता है, एफ ऑफ बी ऑन, बस एक फर्क होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक फॉरवर्ड होता है, एक, अच्छा, दोनों का टाइम ऑफ कांटेक्ट आपस में क्या होता है? अच्छा, जब दोनों का मतलब जितनी देर के लिए ए ने बी को कांटेक्ट किया तो बी ने ए को भी उतनी देर के लिए कांटेक्ट किया होगा ना, मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट दोनों के सेम, तो फोर्स एक दूसरे की सेम, टाइम ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे का सेम, प्रोडक्ट ऑफ एफ और टी सेम, इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, एक फर्क होगा, एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए, ये डेल्टा पी एक के लिए पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम, डायरेक्शन वेरिएशन नहीं होगा, मतलब क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम। और जिसके लिए नेगेटिव आएगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मोमेंटम कम हो रहा है। बेसिकली आसान सी बात है, जिसने टक्कर मारनी है उसकी स्पीड में, जिसको टक्कर लगनी है उसकी स्पीड में, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है जी। एक के मोमेंटम में दूसरे के मोमेंटम में इजाफा होगा, तो मोमेंटम जितना ए का कम होगा उतना ही मोमेंटम बी का। तो आई थिंक मुझे आपको ने कोलिजन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करनी है। अपने जुमले में से आखिरी वर्ड है कोलिजन, उसको अंडरलाइन कर लीजिए जरा। यहां से आगे मैं किधर चला गया हूं? हेडिंग दीजिए, डायनामिक्स ऑफ कोलिजन। हेडिंग दो जी, कोलिजन्स को अंडरलाइन करो, मैं उसकी आपको डायनामिक्स समझाना चाहता हूं। तो टॉपिक डेवलप क्या होगा? डायनामिक्स ऑफ कोलिजन, डायनामिक्स ऑफ कोलिजन।
सुनो जी, कोलिजन्स की डायनामिक्स क्या होगी? पहले मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा, आई थिंक मैं आपको ना 3 कॉलम्स में भी पढ़ाऊंगा, 3 सिचुएशंस हैं जी। पहले 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे बिफोर कोलिजन, फिर मैं वही 2 ऑब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग कोलिजन, और फिर मैं वही 2 ऑब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा आफ्टर कोलिजन। तो डायनामिक्स ऑफ कोलिजन में जरा सिचुएशन चेक कीजिएगा। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, दिस इज ट्रेवलिंग इस तरफ, दिस इज ऑल्सो ट्रेवलिंग इस तरफ। एक का वेक्टर मैंने थोड़ा लंबा बनाया है, उसकी स्पीड ज़्यादा है ये समझाने के लिए। दिस इज इनिशियल स्पीड यू ए, इसकी इनिशियल स्पीड इज u। इस ऑब्जेक्ट का नाम अगर a है तो इसका मास इज ma। इस ऑब्जेक्ट का नाम अगर b है तो इसका मास इज mb। एंड दिस इज अ सिचुएशन कौन सी वाली? बिफोर कोलिजन वाली। और इस बिफोर कोलिजन में मैंने भी कुछ नोट्स लिखवाने हैं इसके नीचे, ठीक है? क्या नोट लिखवाना है कि भाई अगर ए की स्पीड जो है वो बी की स्पीड से ज़्यादा हुई, क्या होगा? ए बी के करीब जाता जाएगा। ए बी के जब करीब जाता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? ए बी को टक्कर मार जाएगा। जब ए बी को टक्कर मार रहा होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे ज़रा, दिस इज ए, दिस इज बी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ए ने बी पर फोर्स लगानी है, बी ने भी ए पर फोर्स लगानी है। कैसी? वो न्यूटन के थर्ड लॉ वाली। दिस इज सम सिचुएशन दैट इज ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट। इधर भी मैं कुछ नोट्स लिखवाऊंगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे कैसे अप्लाई होता है, और इंपल्स को मैंने कैसे कैसे, और चेंज इन मोमेंटम को कैसे कैसे इन्वॉल्व करना है। कांटेक्ट जस्ट होगा, अगले लम्हे में शायद कांटेक्ट ख़त्म भी होगा कि दोनों एक दूसरे को छोड़ भी देंगे। देखते हैं कि जब वो एक दूसरे को, मतलब कांटेक्ट के बाद क्या होगा, इसका मैं कुछ नहीं ड्रॉ कर रहा। दिस इज सम सिचुएशन दैट इज आफ्टर कोलिजन। दैट इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, एंड दरम्यान वाला है ड्यूरिंग कोलिजन। और ड्यूरिंग कोलिजन का मैंने नफ्स क्या लिखवाया? ड्यूरिंग इंपैक्ट। ड्यूरिंग क्या? ड्यूरिंग इंपैक्ट, या ड्यूरिंग कोलिजन भी लिख सकता था यार, एक ही वर्ड लिखे तीनों तरफ, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। हेलो जी, प्लीज टेल मी, क्या नोट्स लिखवाऊं आपको मैं बिफोर कोलिजन के हवाले से? कितने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको? देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, उधर ही रखिएगा, उधर ही, उसी पे रखिए वीडियो। बिफोर कोलिजन में what is happening? An object of mass ma, the object A of mass ma, and the object B of mass mb are traveling in the same straight line, same straight line, ठीक है? होता क्या है? If the speed of A is what? Is greater than the speed of B, then what? A will approach क्या? A will ultimately approach B. When A will approach B, तो A will collide with B. तो जब A will collide with B, तो मैं अगले कॉलम में चला जाऊंगा। एक काम करें, जरा पहले कॉलम में जाएं, बाइक नोट लिखें। ऑब्जेक्ट्स A and B, या 2 ऑब्जेक्ट्स A and B, 2 ऑब्जेक्ट्स A and B of masses ma and mb respectively. 2 objects A and B of masses ma and mb are moving in the same straight line, are moving in the same straight line, are moving in the same straight line on क्या? On a
हॉरिजॉन्टल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये लिख दीजिए ताकि मैं सरफेस वाले कटे से तो निकलूँ ना जरा। ऑन क्या, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, अब होता क्या है, इफ द स्पीड ऑफ ए यू ए, इफ द स्पीड ऑफ ए के बाद कॉमा लगा के लिखेगा यू ए, फिर कॉमा लगाएं, लगे इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ बी यू बी। क्या लिखा मैंने बच्चों, इफ द स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ए, मतलब उसका सिंबल भी लिख दिया यू ए, इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ बी यू बी, देन क्या, देन ए विल अल्टीमेटली अप्रोच व्हाट, ए विल अल्टीमेटली अप्रोच, या ए विल अल्टीमेटली अप्रोच बी, ये लिख दिए, ए विल अल्टीमेटली अप्रोच बी। अच्छा, जब ए ने बी को अप्रोच कर जाना है, वैसे एक वर्ड यहां पे मैंने लिखा है अप्रोच कर जाना है, प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड अप्रोच। देयर इज अ टर्म वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या एक टर्म होती है कौन सी वाली, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, मैंने एक की वेलोसिटी रख दी यू ए, एक की वेलोसिटी रख दी क्या यू बी, और अब एक और सीन क्या निकाल रहा हूं मैं, अगर उसने अप्रोच करना है तो एक लफ्ज होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी एक गाड़ी जा रही है आगे 50 की स्पीड पर, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, पीछे एक गाड़ी आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो उसकी अप्रोच करने की वेलोसिटी क्या है 10। इसको पता क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या जनाब साहब, इसको और क्या एक और लफ्ज भी है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी भी कहा जाता है कि एक दूसरे के हिसाब से क्या वेलोसिटी है, या आसान लफ्जों में डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज भी कहा जाता है, और मुश्किल लफ्जों में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कहा जाता है। किसको मसला इस बात से, ठीक है, हाँ मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। एक बंदा जा रहा है, एक गाड़ी की स्पीड है कितनी, चोर की गाड़ी जा रही है 50 की स्पीड से, पुलिस आ रही है 60 की स्पीड से, 60, ठीक है, 50 is 50, 60 is 60, ठीक है जी। चोर जा रहा है किस स्पीड से, नहीं 50-60 का कोई बच्चों का तो खेल थोड़ी है, चोर हैं और पुलिस वाले हैं जी। चोर जा रहा है जनाब साहब 150 की स्पीड पर, हैं जी, किस स्पीड पर जी, भागना है ना उसने यार, उसको क्या पड़े स्पीड लिमिट की, वो तो कह रहा है गाड़ी की स्पीड उससे भी ज़्यादा हो, ठीक है जी। चोर भाग रहा है 150 की स्पीड पर, पुलिस वाले के पास जो गाड़ी है उसके इंजन के साथ जो भी काम हुआ है या उसके इंजन की जो भी सिचुएशन है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसकी गाड़ी कहाँ तक जाती है, शायद 200 पे भी जाती हो, ठीक है जी। वो भाईजान पीछे से आ रहे हैं 160 की स्पीड पर, 160, ठीक है। तो अब जब चोर 150 से जा रहा है, पुलिस वाला 160 से आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है। इनकी अगर आप रिलेटिव मूवमेंट देखेंगे ना, तो इनकी रिलेटिव मूवमेंट क्या आपस में, उसको ऐसा लगेगा कि अगर वो अपने आप को स्टेशनरी महसूस करे तो उसको लगेगा कि मेरे पीछे वाला 10 की स्पीड से मेरे करीब करीब आ रहा है। किसकी स्पीड से करीब करीब आ रहा है, तो इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये एक और लफ्ज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। ये एक और लफ्ज क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो एक काम करिए, जहां पे आपने वो अप्रोच का लफ्ज लिखा है प्लीज अंडरलाइन कीजिए अप्रोच के लफ्ज को। द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या, क्या होगा जी, क्या होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यू ए माइनस यू बी। इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आप कहेंगे इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। इसी को आप क्या कहेंगे जी, बुशरा हनीफ 4-5 दिन पहले तुमने किताब में से किसी सफ़े पे कुछ पूछा था, वो शायद इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू दिस इज आल्सो नोन एज क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, आसान लफ्जों में क्या, डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज, रिलेटिव वेलोसिटी, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं करूंगा क्या, डोंट वरी, कुछ ना कुछ मैं अचार निकाल लूंगा इसमें से, ठीक है। एक तरफ ये, अच्छा एक और बात भी है, एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैंने मेंशन कर दी, एक और चीज भी मैं मेंशन करना चाहता हूं। क्या चीज मेंशन करना चाहता हूं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन भी मेंशन करना चाहता हूं।
या एक और चीज लिखो जी, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब कौन है सिस्टम में? ए और बी दोनों। मोमेंटम ऑफ द, वैसे अगर मैं कहूं मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन क्या होगा? MAUA। मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन MBUB। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन MAUA प्लस MBUB। कोई प्रॉब्लम है भाई? इकट्ठा लिख दूं, सिस्टम के इकट्ठा लिख दूं। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा? MAUA प्लस MBUB। लो जी, तो मेरे पास कोलिजन से पहले जो ऑब्जेक्ट्स थे, मैं उनका मास में भी इंटरेस्ट ले रहा हूं, मैं उनकी वेलोसिटीज में भी इंटरेस्ट ले रहा हूं, मैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज में भी इंटरेस्ट ले रहा हूं, मैं उनके मोमेंटम्स में भी इंटरेस्ट ले रहा हूं, बिकॉज आगे जाकर एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का किसी बात के साथ लेना देना है, फिर एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का किसी बात के साथ लेना देना है। तो अब देखेंगे, मैंने पूरी बिफोर कोलिजन की एक पूरी कहानी समझ आ गई है कि एक ऑब्जेक्ट है, बल्कि एक नहीं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो। उन दो ऑब्जेक्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है? सर जी, उनका कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि उनके अपने अपने मैसेज हैं, उनकी अपनी अपनी वेलोसिटीज़ हैं, उनकी दरमियान में एक रिलेटिव वेलोसिटी है, उनकी एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्यों? क्योंकि सर वो पिछले वाले की स्पीड ज़्यादा है, अगले वाले की स्पीड कम है, तो पिछला वाला अगले वाले के करीब आ रहा है। तो जब भी वो करीब आएगा तो हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे। अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच की कोई वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है? सर जितनी उनकी आपस में वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा उतनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा। इसमें कोई मसला है? मतलब एक बंदा आगे आगे भाग रहा है, दूसरा बंदा पीछे पीछे भाग रहा है, तो उनके आपस में करीब होने का क्या सीन है? एक की स्पीड 150 थी, दूसरे की स्पीड 160 थी, तो वो 10 की स्पीड से करीब करीब होते जा रहे थे। बहरहाल जो भी अल्फाज हो गए। अब इधर आते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को अप्रोच कर जाएगा, अप्रोच मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होगा, एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या क्या हो रहा होगा वो मैं आपको ड्यूरिंग कोलिजन में समझाना चाहता हूं। और आई थिंक मेरा फिजिक्स का वक्त जो है वो थोड़ा सा खत्म हुआ चाहता है। यहां से आगे क्या करेंगे, बल्कि काम करते हैं, टॉपिक वाइंड अप करते हैं। बिजली आएगी तब 5-10 मिनट हम उनका इंतजार कर लेंगे। किस चीज़ का? वर्कशीट्स का। वर्कशीट तक मैं कुछ कर लेता हूँ। भाई बिजली आ जाएगी 9:30 बजे? आ जाएगी। मैं भी टॉपिक तो वाइंड अप कर लूँ, 10 मिनट में और चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में कल कितने बजे तक लेके गया था? अम्मा बंद नाराज तो नहीं हुए? एवं मारते हो? कोई नहीं। और तुम लोग चुप करो, पांडे हो जी हो, तुम एवं घर 12 बजे जाने हो। उधर मसला है, उनका मसला है। मैं उन बेचारों से, किस किस के, मेरी तरफ से ना, उन्हें कहा ना सर ज़ईद ने कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगी है। ठीक है जी, आपसे नहीं, उनसे, मेरे बड़े हैं। ठीक है, कहना सर कह रहे थे क्या करूं, आजकल थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने का दिल करता है। ठीक है जी, सो नहीं 10:30 तक नहीं आता, 10:15 इतना कबूल होगा उनको, 10:15 तक चला जाऊंगा। ठीक, सुनो जी आ जाइए, अभी अल्लाह करेंगे। मैं दम दरूद करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद। आ जा भाई। ठीक है, सुने जी, क्या बात पढ़ा रहा हूँ? इधर यार, इसका टॉपिक थ्योरेटिकली मैंने बिल्ड किया हुआ है, मैं इसको ज़रा अल्टीमेटली बिल्ड करना चाहता हूँ। यहाँ का जुमला आपने कैसे स्टार्ट किया? देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्या? There are two objects A and B of masses MA and MB are moving in same straight line on a smooth पता नहीं surface। इसकी वेलोसिटी इतनी, उसकी वेलोसिटी उतनी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि क्या होगा। सबसे पहला जुमला लिखें, when the object A impacts, when the second column में when the object A impacts या hits या collides, impacts, hits या collides with the object B, then Newton's third law of motion will apply. क्या है जनाब साहब वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन? नहीं, अब मैं उसकी सिंपल वाली वर्जन नहीं, एंड वाली, सीधी वाली वर्जन। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी
विल बी इक्वल बट ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय, लिखें जी आई डॉट ई लगा के लिखें, दैट इज if the object A exerts a force on object B, यूं लिखें, if the object A exerts a force on object B, then the object B will also exert an equal, will also exert क्या जनाब साहब, an equal but opposite force on object A, on object A. अच्छा, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब यह है कि सर जी वो जो फोर्स लगेगी A टू B और जो फोर्स लगेगी B टू A क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी। यहां तक किसी को परेशानी है जी? अच्छा, नाउ फोर्सेस मैंने इक्वल भी कर दी और ये किसने कराई, न्यूटन के थर्ड लॉ ने करा दी। अच्छा, अब आए टाइम ऑफ कांटेक्ट का क्या सीन होगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट तो जितना ए ने बी के साथ किया बी ने भी, तो टाइम ऑफ, अगला जुमला लिखिए, द टाइम ऑफ कांटेक्ट, द टाइम ऑफ कांटेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन इसमें तो इक्वल एंड ऑपोजिट वाला बात भी नहीं होगी। द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द, नहीं, द टाइम ऑफ कांटेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी सेम, फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी सेम, फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी सेम। अच्छा, अब एक सवाल है आपसे भाई, आखिरी सवाल, फोर्सेस आपने इक्वेट कर दी हैं, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, टाइम क्या कर दिया है, टाइम जो ए का था बी के साथ कोलिजन का और जो टाइम जो था बी का ए के साथ कोलिजन का वो भी क्या कर दिए, वो भी इक्वल कर दिए। तो अब क्या करूं, फोर्स भी इक्वल कर दिए, टाइम भी इक्वल कर दिया। इधर आता हूं, ये कौन है, एफ इंटू टी। आप मुझे बात बताएंगे, ये जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम होगा, मतलब दोनों का फोर्स इक्वल है, दोनों का टाइम इक्वल है, तो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, वो क्या होगा, वो नहीं वो तो उसके नहीं, इधर आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑपोजिट भी होगा कि नहीं होगा। टाइम के केस तो ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, वो तो टाइम होता, स्केल फोर्स में था ऑपोजिट वाला। अभी मुझे प्लीज ये बताइए कि जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम होगा उसके बारे में क्या ख्याल है आपका। मुझे लगता है वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगा, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट इन। अच्छा, तो फिर इंपल्स क्या होगा, इंपल्स ऑफ ए ऑन बी या इंपल्स ऑफ बी ऑन ए, वो क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन। तो फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन। और इस वक्त इस इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, एक का मोमेंटम ज्यादा हो रहा होगा, दूसरे का मोमेंटम कम हो रहा होगा, कोई मोमेंटम जाया नहीं होगा, कोई मोमेंटम ना तो क्रिएट होगा ना कोई मोमेंटम डिस्ट्रॉय होगा। मोमेंटम जितना सिस्टम में पहले से था एंड पे भी उतना ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, एक का मोमेंटम कम हो जाएगा, दूसरे का मोमेंटम, और मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, दिस विल बी नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम। किसको मसला भाई जान इस बात से, तो काम करें, इधर अंग्रेजी बनाए जी, इधर अंग्रेजी बनाए जनाब साहब, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ force applied, the product of force applied, नहीं सेकंड कॉलम ही चल रहा है, सेकंड ही चल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ क्या, फोर्स अप्लाइड एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, the product of force applied and the time of contact for both the objects, for
बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज क्या, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इज क्या जनाब साहब, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट क्या, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब मैं तीसरी इक्वेशन क्या बनाऊं, मैं कहूंगा जी f इंटू टी इज इक्वल टू f इंटू टी ऑफ क्या, ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू f इंटू टी क्या, ऑफ b ऑन a, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो क्या फोर्स दोनों की सेम लगी या नहीं, टक्कर का टाइम दोनों का सेम था या नहीं, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं। बात करो, समझ नहीं आया कि डिक्टेशन से ही नहीं हुई। तो जी ए ने बी को टक्कर मारी, बी ने ए को टक्कर मारी, ए ने बी पे फोर्स लगाई, बी ने ए पे फोर्स लगाई, जितनी ए ने बी पे फोर्स लगाई उतनी बी ने ए पे फोर्स लगाई, जितनी देर के लिए ए बी के साथ चिमड़ा हुआ था, बी उतनी देर के लिए ए के साथ चिमड़ा हुआ था, ठीक है। तो दोनों की फोर्सेस क्या थी, दोनों का टाइम क्या था, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा या नहीं। मतलब ये है 5 5, ये है 3 3, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 15, उसका प्रोडक्ट आएगा 15 या नहीं, मैंने लिख दिया। अब मैं अगला जुमला क्या बनाऊं, अगर इनका प्रोडक्ट सेम आया है, इनका प्रोडक्ट होता है क्या, इम्पल्स। क्या मैं कह सकता हूं कि इम्पल्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द इम्पल्स ऑफ बी ऑन, अगला जुमला लिखें। सो वी कैन से दैट द इम्पल्स ऑफ, अब आप इम्पल्स ऑफ कहते हैं या इम्पैक्ट ऑफ कहते हैं, नॉर्मल अंग्रेजी होती तो क्या कहता, इम्पैक्ट ऑफ, फिजिक्स चल रही तो क्या कहूं, इम्पल्स ऑफ, क्योंकि इम्पल्स एक प्रॉपर क्वांटिटी। सो क्या, या जरा वर्कशीट चेक करना, बिजली नहीं आई। सो द इम्पल्स ऑफ क्या, सो द व्हाट, impulse of A on B, so the impulse of, we can say that the impulse of A on B is equal but opposite to क्या, is equal but opposite to the impulse of B on A, is equal but opposite to the impulse of B on A, is equal but opposite to the impulse of B on A। अच्छा, अब इम्पल्स भी दोनों का सेम हो गया, क्या लिखो जी, आए इम्पल्स का सिंबल क्या है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूं। इम्पल्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल एंड ऑपोजिट, वही चीज है, उसी का नाम चेंज कर दिए। अच्छा, उसका अब तीसरा नाम भी है, फिर तीसरा नाम क्या है, चेंज मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू द चेंज मोमेंटम ऑफ बी बट क्या, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगला लिखिए, आगे लिखिए, हेंस वी कैन से, या हेंस क्या, हेंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, हेंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, हेंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल, hence the change in momentum of A, उधर ही खत्म होने वाला है, hence the change in momentum of A is equal to the, hence the change in momentum of A is equal to the, is equal and opposite, is equal and opposite to the क्या, to the change in momentum of B, to the change in momentum of B is equal and opposite to the change in momentum of B। किसी को मसला इस बात से भाई, हाँ अब आता हूं मतलब की तरफ। फोर्स का मतलब ऑपोजिट होने का मतलब क्या है, एक राइट एक लेफ्ट, टाइम का तो ऑपोजिट सीन नहीं था। प्रोडक्ट के ऑपोजिट होने का मतलब क्या है, सर वो फोर्स की वजह से ऑपोजिट है। इंपल्स के ऑपोजिट होने का मतलब क्या है, सर वो एफ इंटू टी माइनस माइनस चल रहा है, इस वजह से ऑपोजिट है। डेल्टा पी के माइनस प्लस होने का मतलब क्या है, सर वो उसका मतलब यही है कि वो फोर्स की वजह से माइनस चल रहा है। लेकिन मैं उसका मतलब निकालूं क्या, मोमेंटम के केस में ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब मैं क्या निकालूंगा, अगला तरफ पहले सिंबल तो लिखिए फिर जाता हूं उसकी तरफ। क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, डेल्टा पी ऑफ क्या बी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। डेल्टा पी ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ बी बट इन द क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन।
या तो इसका मतलब डायरेक्शन वाला है, या इसका मतलब कौन सा जी, या इसका मतलब यह है कि भाईजान एक के मोमेंटम में कमी आई होगी और दूसरे के मोमेंटम में इजाफा हुआ होगा। अब किसके मोमेंटम में कमी आई होगी और किसके मोमेंटम में इजाफा हुआ होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे जनाब साहब, इसके लिए मैं वो जो आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन है उसको कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आई थिंक यहाँ पे जाके मुझे अपने लेक्चर का अख्ताम कर देना चाहिए। कुछ लोगों को वर्कशीट मिल गई है, कुछ लोगों को वर्कशीट नहीं मिली है।